डॉक्टर पंकज, सबसे पहला सवाल सस्टेनेबिलिटी को लेकर है। आज सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में बेहतर होने के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है, क्या लगता है आपको? धन्यवाद। सस्टेनेबिलिटी के जितने भी डायमेंशंस हैं, जितने भी उनके आयाम हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम एक पे अगर काम करें तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे पे पॉजिटिव यानी कि इफेक्टिव इम्पैक्ट नहीं देंगे। लेकिन अगर मैं किसी को एक्सक्लूसिव अगर देखूं तो जेंडर इंक्लूसिविटी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि वो अन्य चीज़ों से भी जुड़ी हुई। जैसे आज अगर आप देखें तो एक महिला 15 से 59 वर्ष की आयु में करीब 299 मिनट अपने वो समय देती हैं डोमेस्टिक वर्क पे, चाइल्ड पे या एल्डरली केयर पे। वहीं एक पुरुष 79 या 89 मिनट्स ही दे पाता है। तो ये डिस्पैरिटी 21% जो महिलाएं हैं वो पेड वर्क में, वहीं पुरुषों की संख्या 70 के ऊपर है। तो ये एक डिस्पैरिटी है जो कहीं इकोनॉमिक एक्सेस, रिसोर्स एक्सेस, इन सब को एक तरह से इम्पैक्ट करता है। और मुझे लगता है कि अगर इस भागीदारी को हम बढ़ाएं तो ये बाकी भी जो जेंडर से जुड़े विषय हैं उनको भी इम्पैक्ट करेगी। जैसे मैं अगर पानी से इसको जोड़ूं तो आज भी देश के कई ऐसे जगह हैं जहां एक महिला 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा चलती हैं पानी लाने के लिए, और घर में अगर उसके मेहमान आ गए तो उसकी जो छोटी बेटी है या बड़ी बेटी जो भी है वो भी साथ में जाती है और इससे उसका भी स्कूल छूटता है। तो ये एक विषय है जो मैं सोचता हूँ कि अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़े, वो हर क्षेत्र में आए, जो आ भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि पहले से इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, पहले से काफ़ी सुधार हुआ है, भारत सरकार ने भी बहुत काम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इसे जमीनी स्तर पर भी लेके जाना जरूरी है। पानी का जिक्र किया आपने, क्या करना चाहिए पानी के लिए, हमें क्या लगता है आपको? पानी देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, अगर आप देखेंगे तो ये नीचे गिरती जा रही हैं। जैसे आप 2001 का डाटा देखेंगे तो 1800 कुछ हमारे पास पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी थी मीटर क्यूब में। ये घट के 2011 में 1500 हो गई, 21 में ये 1400 के आसपास हैं और 31 का अनुमान है कि 1300 के आसपास रहेंगे। तो हम पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो घटाते जा रहे हैं। कारण ये है कि दोहन भी हो रहा है और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट विषय ये है कि हम रिचार्ज नहीं कर पा रहे। अभी जून से आषाढ़ का महीना शुरू होगा और कालिदास जी ने मेघदूतम लिखा था, उसका जो सेकंड श्लोक है वो यही है कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मासलिष्ट सानु वप्र गज परिणत प्रेक्षणीय दर्शन। जो आषाढ़ का पहला दिन है उसके बारे में व्याख्या करते हुए कहा कि जो ये एक जो गज है वो कैसे अपने दांतों से इस मिट्टी के टीले को मूव कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और शायद इसलिए आषाढ़ का जो पहला दिन है वो कालिदास दिवस क्यों मनाते हैं। मेघ को हम पिता के रूप में भी देखते हैं, जिसका एक संस्कृत वर्ड पर्जन्य है। लेकिन आज मेघ जो है हमारे लिए जो है वो एक डर का माहौल पैदा करता है। भारतीय संस्कृति में चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र देखें या बाहर के क्षेत्र देखें, लोग बारिश आने से घरों से बाहर निकलते थे, उसको एम्ब्रेस करते थे, एंजॉय करते थे। आज किसान आज भी रूरल एरिया में इसको एंजॉय करता है, बट शहरी क्षेत्रों में आप डरते हैं कि आपका बेसमेंट तो नहीं खराब हो गया, आपकी पार्किंग्स ठीक है कि नहीं है, सड़क पे ड्रेनेज व्यवस्था है कि नहीं है। तो उसके लिए मेघ दोषी नहीं है, बारिश दोषी नहीं है, उसके लिए दोषी है कि हमारी प्लानिंग सिस्टम ठीक नहीं है। हमने रेन वाटर को जो रिचार्ज करना होता है या जिसको हार्वेस्ट करना होता है वो हम नहीं कर पाए। आज भी भारत ऐसे देशों में आता है जहाँ 8 to 10% ही हम वाटर को रिचार्ज कर पाते हैं या हार्वेस्ट कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि पानी के लिए हमको थोड़ा और काम करना चाहिए जमीनी स्तर पर। और ये एक लेवल की चीज नहीं है, ये मैं फिर से इसको जेंडर पे लेके चलता हूँ। मैं एक टाउनशिप एरिया में था, एक स्मॉल टाउनशिप एरिया में, और वहाँ मैंने एक स्कूल में देखा कि गर्ल चाइल्ड की जो अटेंडेंस है वो कम होती जा रही। तो एक सामान्य बात हो सकती है, घर में कुछ काम आ गए होंगे, नहीं आई लड़कियां स्कूल में,
जब मैंने इसको सेकेंड लेवल पे देखा तो मालूम पड़ा मेडिकल इश्यूज हैं। डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ वो दवाई दे रहे हैं। जब थर्ड लेवल पे मैं जाता हूँ तो देखता हूँ उनको यूटीआई की प्रॉब्लम, और जब मैं यूटीआई के फोर्थ लेवल पे जाता हूँ तो मुझे पता चला कि स्कूल में बॉयज के लिए नंबर ऑफ यूरिनस वेल 10 टाइम्स देन फॉर द गर्ल। एक ही वॉशरूम है और स्वीपर 10 दिन से नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, और मुझे लगता है कि जो मैं इसलिए वापस दोनों वाटर और स्त्री को जोड़ के देखता हूँ कि ये एक पे हम काम करेंगे तो दूसरी की स्थिति को भी हम बदल सकते हैं। भगवत गीता में भी जो श्लोक है 10.34, मृत्यु सर्वहरांश्च उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक च नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि जो ये 7 गुण हैं स्त्रियों में वो स्वयं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इसके बावजूद जो हमारा स्तर है वो थोड़ा सा नीचे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम इन विषयों को अगर जोड़ के देखें और इस पे काम करें तो काफी हम आगे अपने आप को सुधार सकते हैं। अच्छा, बायोडायवर्सिटी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी एंड वाटर, जैसे मैं पहले भी कहा, ये चारों चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर आप एक पे काम करेंगे तो आपको उसके अच्छे परिणाम दूसरे सब्जेक्ट पे भी मिलेंगे। अगर आप क्लाइमेट चेंज को ऐसे ही छोड़ देंगे तो गर्मी इतनी बढ़ेगी कि जो जीव है, प्राणी है, वो ऊपर अल्टीट्यूड पे जाएगा। उसकी जो खाने की चीजें हैं जो नीचे लेवल पे मिलती है वो ऊपर लेवल पे शायद ना मिले, और इसका सब एक्वाटिक बायोडायवर्सिटी पे भी पड़ता है। तो मुझे लगता है इन चारों पे हमें काम करना है। बट बायोडायवर्सिटी एक ऐसा एरिया है जिसपे बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया है, खासकर शहर के लोगों का। आज शहर के बच्चों को आप पूछें पंछियों के बारे में तो शायद 1 या 2-3 पंछी का नाम बनाने के बाद वो स्ट्रगल करते हैं कि उन्होंने नहीं देखा है उनको, अदर देन जूज एंड अदर। तो ये हमारे मतलब मैं कहूँगा कि शहरी और ग्रामीण दोनों परिप्रेक्ष्य में इस पे हमें काम करने की जरूरत है। और एक और एरिया बहुत बढ़िया है, बायोमिमिक्री जिसे हम कहते हैं, जहाँ हम जीव जंतुओं के एक्टिविटी को देख के हम उसको अपने इनोवेशन में यूज करते हैं। जैसे आज आप बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो बुलेट ट्रेन इंस्पायर हुआ था किंगफिशर से, जहां आपने बुलेट ट्रेन की जो आगे की जो शेप है उसको इस तरह से बनाया कि जैसे किंगफिशर अगर पानी में डाइव करता है तो ज्यादा हलचल ना हो। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जहां हमने पशु पक्षियों से सीखा है, और मुझे लगता है कि अभी भी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, नेट जीरो और ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत के कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। आपको क्या लगता है उद्योग जगत कैसे अपनी साझेदारी उसमें निभा सकता है? देखिए, उद्योग जगत पूरे जो इकोसिस्टम उसका एक बड़ा हिस्सा है। तो ये 2 तरीके से हम देखते हैं। एक है कि पहला हिस्सा जहाँ पे कि हम विद इन द फेंस प्लांट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, और दूसरा है प्लांट के बाहर हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे जो हमारे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एनर्जी, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सब और वाटर जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर आप एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो आपका CO2 भी कम होगा, क्योंकि आपकी ईंधन की खपत कम होगी। तो ये जो इतनी सारी कंपनियां हैं वो अभी अपनी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा रही हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में जा रही हैं, और यही काम वो बाहर भी कर सकती हैं CSR के थ्रू और युवाओं को साथ लेकर। क्लाइमेट चेंज आज के टाइम पर सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में उद्योग जगत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप क्या मानते हैं? देखिए, इसमें जैसे मैंने कहा चारों चीजें एक साथ काम करनी है। बट जितने भी उद्योग जगत से जुड़े लोग हैं वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में CO2 इंटेंसिटी पर टन ऑफ प्रोडक्शन जो है उस पर वो काम कर रहे हैं, कैसे इसको हम कम लेके जाएं। भारत सरकार का लक्ष्य जो 2070 का है, उसके अलावा भारतीय कंपनियां जानती हैं कि उन्हें इससे पहले करना है। तो हर कंपनी ने अपने अपने हिसाब से उस लक्ष्य को निर्धारित किया है। किन्हीं का 2045 है, किन्हीं का 2050 है, किन्हीं का 2035 है, और हर कंपनी उस दिशा में आगे बढ़ती जा रही है। आज हम लगातार पर्यावरण पर बात कर रहे हैं, कई सारे सेशंस भी हुए, आपने सुने होंगे। विकास की भी बात हम लगातार कर रहे हैं। विकास और पर्यावरण के बीच का रास्ता ऐसा क्या है, या फिर दोनों का समन्वय अगर बिठाएं तो आपको क्या लगता है क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, सबसे जरूरी कदम है कि कितना आपको चाहिए और कितना आप रखते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं अपने अपने घर में जाएं और अपने कबर्ड को खोलें तो आपके कबर्ड में इतने
कपड़े होंगे जिन्हें आप कभी डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो आपको फिट नहीं आते हैं, बट आप रखते हैं कि कल मैं जिम जाऊंगा या मैं जॉगिंग करूंगा और मैं फिर पतला हो जाऊंगा, फिर इसको पहनूंगा, तो आप कभी नहीं पहनते। और आपके घर में इतने शूज़ भी होंगे या स्लीपर्स भी होंगे जो आप डे टू डे लाइफ में नहीं यूज़ करते। एक यजुर्वेद में चैप्टर 40 है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है स्वास्थ्य उपनिषद में कि तेन तक्तेन भुंजिता माँ गृध कश्चित धनम। तेन तक्तेन भुंजिता मीन्स वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग यू कंज्यूम विथ रिनंशिएशन। आप उतनी ही चीजें इस्तेमाल करें जितने आपके जरूरत की, और माँ गृध मतलब आप होर्ड मत करें, आप चीजों को संग्रह नहीं करें। हमारे यहाँ क्या है ना, हम संचय करते हैं, संग्रह करते हैं। तो बहुत पहले कहानी मैंने पढ़ी थी कहीं पे कि एक बार एक ट्रक अनाज लेके जा रहा था और रास्ते में वो ट्रक ब्रेक डाउन हो गया। तो एक चिड़िया आई, उसने उसमें से खाया जितना खाना था, खा के चली गई। फिर एक बकरी आई, उसने भी देखा, वो भी जितना उसको खाने का था खाई और चली गई। उसके बाद गाय आई, उसने भी जितना खाना था खाई चली गई। उसके बाद एक आदमी आया, उसने देखा कितने बैग्स हैं, फिर वो एक दूसरी गाड़ी लेके आया और सारी अनाज अपने घर में ले गया। तो हमारे यहाँ ना संचय और संग्रह की प्रवृत्ति, हम 7 पुश्तों तक जमा करना चाहते हैं। तो हमें इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। जितने हमारी ज़रूरत है उतनी अगर हम करेंगे तो कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन कम होगा तो इंडस्ट्री के ऊपर प्रोडक्शन प्रेशर कम होगा, प्रोडक्शन प्रेशर कम होगा तो जो आप बात कर रहे हैं वाटर का यूटिलाइजेशन या एनर्जी का वो कम होगा। तो हम डे टू डे लाइफ में अगर अपने आप को सस्टेनेबल बना लें तो फिर आगे दिक्कत नहीं है। देखिए, युवाओं की बात, जेनजी की बात हम लगातार करते हैं, अलग अलग मंच से हम उनके बारे में सुनते हैं। युवाओं को सस्टेनेबिलिटी के प्रति जागरूक करने के लिए उद्योग जगत की क्या भूमिका है? देखिए, इसमें उद्योग जगत और सबकी भूमिका है। आज हम बात कर रहे हैं विकसित भारत 2047 की, 21 साल हैं और हम लोग बात कर रहे हैं, बट जो 21 साल बाद आएंगे वो उसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं। तो मेरा जो सबसे पहला जो मैं सोचता हूँ कि ये युवाओं को पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जो 2047 में एक्टिव लाइफ में, हो सकता है हम उस समय एक्टिव ना हो आज जिस तरीके से हैं, और जो युवा उस समय एक्टिव होंगे क्या वो पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा हैं? क्या उनसे पूछा गया कि किस तरीके का भारत आप चाहते हो? तो सबसे पहला है कि युवा को खुद से पहले जागरूक होना पड़ेगा, वो किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। उसके बाद उद्योग जगत से कई सारे प्रोग्राम चलते हैं, कई सारे उद्योग जगत की कंपनियां हैं जो स्कूल के साथ इन्वॉल्व होके क्लास 6 टू क्लास 8 या उन बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, चाहे बायोसिटी हो चाहे ग्रीन स्कूल तरह के प्रोग्राम होते हैं जिसमें वो उनको अवेयरनेस मिलता है। बट ये कुल मिला के मैं सोचता हूँ ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है जिसमें आदमी इंडिविजुअल अपने ऊपर ये ले कि मुझे ये करना है या मुझे ऐसे रहना है। तो फिर क्योंकि कई बार लोग बताते हैं बिजली बंद कर दो, पानी का टैप, बट ये सब चीज़ें छोटी हो गई। अभी आप बड़े आइटम्स जो हैं उस पर भी आप काम करें तो काफ़ी इसमें हम लोग काम कर सकते हैं। अभी संचय और संग्रह का जिक्र आपने किया, आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया के दौर में लोग कंपैरेटिवली ज्यादा जागरूक हैं? देखिए, जागरूकता और जानना और एक्शन ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप हो सकता है चीज़ें जानते हो लेकिन आप फॉलो नहीं करते हो। मैं ये जानता हूँ कि मुझे मेरे कपड़े कम होने चाहिए, जितनी ज़रूरतें हैं उतनी होनी चाहिए, बट आप सोशल मीडिया में देख के एक और खरीदते हो। तो जानना और एक्शन दो थोड़े मतलब कहाँ आपको प्रॉब्लम लगती है? देखिए, युवा को खुद सोचना पड़ेगा कि मेरे इस काम से पर्यावरण पे क्या असर पड़ने वाला है। जनरली हम उस चीज़ पे पहुंच नहीं पाते हैं कि हम इस चीज़ पे ध्यान दे सकें कि इस एक्टिविटी से ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। मैं जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप एक बायोडाइवर्सिटी की जैसे आप बात कर रहे थे, तो कितने लोग हैं जो पंछियों के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। उद्योग जगत से बहुत सारे से प्रोग्राम होते हैं, जैसे मैं एक प्रोग्राम के बारे में आपको जिक्र करना चाहूँगा, बायोब्लिज या स्पॉट द स्पीसीज हम कहते हैं, या बर्ड वॉचिंग सेशंस, उसमें बच्चे जाते हैं और जब वहाँ जाते हैं वो फिर वो डिफरेंट सोशल मीडिया के तरह ही जब वो पिक्चर्स लेते हैं किसी एनिमल के, किसी प्लांट की, तो उनकी जागरूकता बढ़ती है। बट क्वेश्चन ये है कि आप वो प्लांट लगाते हो कि नहीं लगाते। बहुत सारे प्रोग्राम्स में आज आपके यहाँ या कहीं और जगह भी आपने देखा होगा कि आज आप किन्हीं को भी बुलाते हैं तो आप एक पौधा देते हैं,
वो पौधा क्या वो घर ले जाते हैं, क्योंकि उनको भी डर लगता है फ्लाइट में मैं कहाँ ले जाऊंगा, या वो नहीं ले जाते हैं तो कहाँ ले भी जाते हैं तो कहाँ लगाते हैं। हम लोगों में से कई लोगों ने यहाँ पे कितने सारे प्लांट अपने जीवन में लगाए होंगे। कितने लोग गए हैं उस प्लांट को देखने के लिए कि वो कितना बड़ा हुआ? नहीं जाते हैं। तो हमारी खुद की अकाउंटेबिलिटी, खुद का कनेक्ट जो है ना, जो धरती से होना चाहिए, वो थोड़ा थोड़ा मिस हो रहा है। यानी कि आपको लगता है अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी काफी ज्यादा है? अवेयरनेस की कमी मैं नहीं मानता हूँ आज के डेट में। अवेयरनेस है, इसमें जो कमी है वो है इन्वॉल्वमेंट की और इम्प्लीमेंटेशन की। आप कितने इन्वॉल्व होते हैं? आज आपने पर्यावरण दिवस मनाया, कितने बच्चे घर से निकले, कितनों ने पौधा लगाया? जानते हम हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है, बट हम इन्वॉल्व कितने होते हैं, हम एक्शन कितना लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक बात है। पर्यावरण को हम सबको सहेजना चाहिए और उसकी आज के समय में जरूरत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज आपका इस बातचीत के लिए।